ये भुट्टो, बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ हो जाती है। देखिए जनाब, सबके सामने इस वक्त जीडीए इस वक्त एक अपनी कारकर्दगी के ऊपर और साबका हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर आवाम को जज बनाते हुए इंशाअल्लाह ताला हम मैदान अमल में आएंगे। इलेक्शंस के अंदर हम आ रहे हैं और आप समझते हैं कि जो लोग इस वक्त जितनी मुसीबत में हैं, जितनी परेशानी के अंदर हैं, तो कोई ना कोई तो सामने आएगा जो इनका सबका मुकाबला कर सके। इसलिए कि आवाम को रिलीफ नहीं मिला, आवाम बहुत परेशान है, तकलीफ़ों के अंदर है। पहले एक बात हुआ करती थी कि जब कोई एहतजाज किया करता था तो जो हुकूमतें होती थी या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी वो लरज़ जाती थी, उनको आवाम की और जमहूरी हुकूमतों की बहुत परवाह होती थी। इस वक्त हमने देखा कि पिछले 10 साल में ना किसी जमहूरी इदारे ने अपनी साख को बरकरार रखने की कोशिश की, ना वोटर की उन्होंने रिस्पेक्ट की, ना उन्होंने वोट की अहमियत को जाना। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, जो इससे पहले आप जानते हैं कि सिंध डेमोक्रेटिक अलाइन बना था और उससे हमने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, पूरे पाकिस्तान को हमने बना के रख दिया। हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, लोगों की तमाम तर मुश्किलों को आसान किया, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, यानी कि हर तरह से हमने डेवलपमेंट के काम किए। मगर हमारी 10 साल की कारकर्दगी को इस वक्त सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ बनी, उन्होंने वोट पावर तो इस्तेमाल किया, वोट की इज़्ज़त नहीं की, वोटर की तजलील की। आज आप देखें कि सिंध के अंदर ही आप देख लें कि हमारा थर जो है वो रोज़ मौत के घाट उतर रहे हैं, वहाँ पे लोग, पीने का पानी नहीं है इस वक्त, हर तरह का। अगर बिजली इस वक्त साइंसी दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिजली है, जब वो नहीं होगी तो आपके तमाम चीज़ें मफलूज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अच्छा, ये तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, इलेक्शन देख रही है, इलेक्शन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, किसी को बच के निकलने ना दें, भागने ना दें। और इलेक्शन एक प्रोसेस है जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर होना लाजमी है और इंशाअल्लाह जीडीए जो है वो मुकाबले के फुल मूड में है। आवाम हमारे साथ है, आवाम की बहुत अपील पर, बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही हम मैदान अमल के अंदर आ रहे हैं और इलेक्शन इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। रिजर्व सीट्स को हटा दूं मैं यार, रास्ता है तो मैं हट जाऊँ। विद इन द पार्टी जो आपके डिफरेंसेस है वो खत्म हुए या नहीं हुए, तो पार्टी इलेक्शन छोड़ा कि आप आम इलेक्शन में कैसे जाएंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पार्टी के थे आपस में पीआईबी और बादराबाद के, वो अभी तक स्टिल अपनी जगह पर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टी इलेक्शन लड़ने जाएगी तो ये बिल्कुल हालात पे असरअंदाज होंगे और इलेक्शन में प्रॉब्लम्स होंगे। लोगों की एक ख्वाहिश है कि ये दोनों ज्वाइंट हो जाएं और अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ें। शहरी आबादी के अंदर कम से कम जो हमारा स्टेक था एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो मौजूद रहे, क्योंकि दही इलाकों में जिन लोगों का है, इस वजह से हम सारी सिंध तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों की हुकूमत आती ज़रूर है, पर वो पीपल्स पार्टी वाले लोग अपना वो मैंडेट लेने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। फिर शहरी इलाकों में अगर लोगों की एंट्री होगी तो ये भी लाड़काना की तरह, दही इलाके की तरह कराची तब्दील हो जाएगा। आप कितने फॉर्म लिए हैं इस वक्त? मैं मखसूस नशिस्त हैं और जनरल पे दोनों? हाँ, मखसूस नशिस्तों के लिए मैंने पर्सनल अभी 2 फॉर्म लिए, उसके बाद तकरीबन हमारे मिनाटी के बादराबाद ग्रुप से तकरीबन 10 फॉर्म अभी तक इशू हो चुके हैं और मखसूस नशिस्त ख्वातीन में तकरीबन 3 से 4 हुए हैं। वैसे जनरल 61 पर ही बादराबाद जो इलेक्शन फाइट करेगी। तो दीवान साहब, क्या फारूक सत्तार से राहें जुदा हैं या बादराबाद का हिस्सा बन चुके हैं? फारूक सत्तार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे? मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई ने जो कल स्पीच की थी उसके हवाले से कि उन्होंने एक माइनस की बात तो की है कि मैं इलेक्शन का शायद बायकॉट करूं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया के थ्रू कि वो बादराबाद आकर उनसे मिलें और ये कराची और सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, क्योंकि शहरी इलाके की मैंडेट आपके पास है, आप आ जाएं, मिलें
और मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये शहरी आबाद इलाके आबाद भी रहेंगे और कामयाबी भी मिलेगी। एक सवाल ये बताइए कि इंतखाबात के मौके के ऊपर MQM को शहरी मैंडेट और पीपल्स पार्टी को सिंध के मैंडेट का ख्याल क्यों आता है, क्यों लोगों के दरमियान आप फासले पैदा करते हैं? अच्छा, इलेक्शन के मसला की ये पहला जो सवाल है वो सूबाई से मुराद अली शाह ने कहा था कि आप लोग सूबे की डिमांड करते हैं और उसके ऊपर जो मैं भेजता हूं, तो पहली तो बात उसने गलत की और ये पत्ता खाम खाई पीपल्स पार्टी हर दौर में खेलती है और वहाँ शहरी इलाकों को डिस्करेज करती है। इस वजह से मजबूरन ये चीज़ आगे जाती है कि वो लोग अपने स्टैंड पे आ जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कितने बिस्मिल्लाह में इलेक्शन कमिश्नर का आज यहाँ पर क्या फंक्शन है और कौन कौन से नशिस्तों पे फॉर्म यहाँ से वसूल? इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज मखसूस नशस्तों के लिए जो कि कौमी असम्बली के सिंध से और सूबाई असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और साथ ही सूबाई असम्बली की नान मुस्लिमों की नशस्तों के लिए यहाँ से फार्म का सिलसिला जारी है। फार्म लोग वसूल कर रहे हैं और आज ही से उनकी जो है ना वो जमा भी हो रहे हैं और 8 तारीख़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फार्म हम वसूल करेंगे, फिर 8 तारीख़ के बाद स्क्रूटनी शुरू होगी। 14 तारीख़ तक हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल के अलावा ये जो हमारे सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ज़रूरी ख़बर सियासी पार्टियों के लिए कि वो अपना प्रायोरिटी लिस्ट तरजीही फ़हरिस्तें हमारे साथ जमा करें 8 तारीख़ से पहले जिसको वो अक्सर जमा करते हैं कि 1, 2, 3 प्रायोरिटी लिस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। 8 तारीख़ से पहले वो हमारे साथ जमा कराएं ताकि हम अपने रिकॉर्ड पे रखें। खट्टर साहब ये बता दें कि पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचाने के लिए बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर और दीगर सामान पहुंचाने के लिए कितने पैसे जो है वो सिंध में रखे गए हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म का सामान जो कि हमारे पोलिंग स्टेशनों पे इस्तेमाल होगा, वेरियस किस्म के फॉर्म्स है, वो लिफाफे हैं, उसके अलावा बैलेट बॉक्सेस होंगे, स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट होंगे, बहुत सारा सामान जो कि पोलिंग स्टेशन पे इस्तेमाल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने उसका वसूल किया है, कुछ अंडर प्रोसेस है, प्रिंटिंग उसकी हो रही है, तो बहुत जल्द जो है ना हम उसको ज़िली दफ्तरों में भेज रहे हैं और ऑनवर्ड वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने साथ जो है ना वो बंद थैले में ले जाएंगे जिसमें बैलेट पेपर भी होंगे और उसको ऑनवर्ड पोलिंग स्टेशन पे इस्तेमाल किया जाएगा। कितने बैलेट बॉक्स होंगे और कितने बैलेट पेपर जो है वो छपाई होगी और किस तरह आप उन्हें सिक्योर करेंगे बैलेट पेपर को? जैसे भी जाते हैं इसके लिए ये फार्मूला इन्हें फुल सिक्योरिटी इंतजामात के साथ जो है ना बैलेट पेपर जाएंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ। इंशाल्लाह इस दफ़ा सिक्योरिटी इंतजामात बेहतरीन होंगे और बैलेट पेपर सील्ड में जो है ना अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी वो पोलिंग स्टेशनों पे जाएंगे। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन किया ये बैलेट बॉक्स का, हर एक बैलेट बॉक्स बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक पोलिंग स्टेशन पे 4 बूथ होते हैं, हर एक बूथ पे अलहदा बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होता है। उसके अलावा 2 रिज़र्व जो है ना एक्स्ट्रा बैलेट बॉक्स हम भी मुहैया करेंगे। खट्टर साहब ये बताएं कि जो असास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे कोई प्लान था कि CCTV कैमरा लगाएंगे, कोई पहले जैसे सिक्योरिटी खदशात के बाद फ़ौज भी मुकर्रर होती थी, क्या पाक आर्मी के हवाले से भी कोई रब्ता हुआ है, मुकर्रर होंगी पोलिंग पर जो असास हैं? ये हाईली उसको सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उसको डिक्लेयर करेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर होगा और कंसर्न SSP वो सिक्योरिटी हालात को देखकर उसको हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करेंगे। हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने डायरेक्शन दी है कि वो CCTV कैमरे उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे लगा दें। जी, मखसूस नशस्तों के लिए जहाँ तक फ़ीस है ना वो सूबाई असम्बली के लिए 20,000 है और कौमी असम्बली के लिए 30,000, लेकिन ये जो है ना इसका रिफ़ंड नहीं होता। एक दफ़ा जमा हो जाए मखसूस नशस्तों वाला वो रिफ़ंड नहीं होता। रिफ़ंड उस में होता है जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, जितने वोट वो ले लेते हैं तो वो उसको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस की जाती है, मखसूस नशस्तों वाली वापस नहीं की जाएगी। थैंक यू, मेहरबानी जी, शुक्रिया।
फॉर्म की तब्दीली की बात हुई, फिर एक कोर्ट का फैसला आया, उसे कलअदम करार दिया और आज फॉर्म जो है वो दिए जा रहे हैं। इससे उम्मीदवारों को या जो प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है अदलिया के इन फैसलों से? वो तो आपको पता है, जहाँ तक फॉर्म की तब्दीली का है, ये जो मौजूदा फॉर्म है ये एक्ट का हिस्सा है। 2017 इलेक्शन एक्ट जो पास हुआ है उसका हिस्सा है, ये सिर्फ पार्लियामेंट ने पास किया है। तो इस पर ऑब्जर्वेशन आई, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, उन्होंने फॉर्म को चेंज करने की हिदायत दी है। लेकिन कल आपने देख लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड किया और इस पुराने फॉर्म के जो हमारे एक्ट में लगा हुआ है, जिसको हम ऑलरेडी जारी कर रहे हैं, उसको बरकरार रखा। ये कोई हलफनामा ले रहे हैं इससे? इंतखाबी अमल इतना ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ, वही जो है ना हमारा नॉर्मल फार्म इशू हो रहे हैं और आज से जमा होना भी शुरू हो गए हैं और 8 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी बात करें, बाद में बात करें? बाद में हाँ? मैडम ऐसा यार वो दबा देना, बटन दबा देना भाई। मेरा नाम जॉन कादर है। एक मिनट ठहर जाओ, मैं शुरू करता हूँ। यार मैं शुरू तो कर रहा हूँ। मैं शुरू करता हूँ अपने खुदावंद के नाम से जो भला है और जिसकी शफ़क़त अब्दी है। मेरा नाम जॉन कादर है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ गल्फ़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और मैं कैंडिडेट हूँ मिनॉरिटी की जो मखसूस सीट है नेशनल असम्बली का। और यहाँ पर मैं आया था फॉर्म्स के लिए, लेकिन पता चला कि हमारे जो फॉर्म्स हैं मिनॉरिटीज़ के मखसूस सीट के वो इस्लामाबाद में जमा होंगे। और मैं दुआ गो हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और उनकी पूरी टीम का, और जिन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया यूएई के अंदर। और मज़े की बात यह है कि यूएई पूरे गल्फ़ के अंदर कोई मिनॉरिटी विंग नहीं है। अक्सर पार्टियों ने मिनॉरिटी विंग्स बनाई हुई हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे कायद ने कोई मिनॉरिटी विंग गल्फ़ के अंदर नहीं बनाई। मैं मेजॉरिटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैं मखसूस सीट पे अपने फॉर्म जमा करवा रहा हूँ। और उनके साथ साथ जो रिकमेंडेशन है मेरी, वो हमारे गल्फ़ के जो सदर हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, जो बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल असम्बली का। और मेरी दुआ है कि जिस तरह गुज़रे हुए सालों में PMLN ने पंजाब के अंदर काम किया, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जब हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार 2018 में आएगी, तो जिस तरह पंजाब को शहबाज शरीफ साहब ने खादम आला ने बनाया है, इसी तरह कराची जो है ये पेरिस बनेगा और कराची के मसाइल हल होंगे। क्योंकि अब जो हाल है कराची का, हम सब देख रहे हैं कि क्या हाल है। कराची के अंदर कचरे के ढेर हैं, पानी साफ़ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बरसरे इक़्तिदार आते ही नून लीग के और मिनॉरिटीज़ का जो हैं कराची के हालात भी चेंज होंगे, कराची के मसाइल भी हल होंगे। और आप सब भी दुआ करें हमारे कायद के लिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमजा शरीफ के लिए और मरियम नवाज़ के लिए, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। और हमारी इंशाअल्लाह उन्होंने मिनॉरिटीज़ को भी जो सीटें दी हैं, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। कहना ही बहुत है। चलो जी, थैंक यू सर। जो यहाँ आने का था, मैं रिटर्निंग अफसर से मिलता है
PS 104 महमूदाबाद जो है उस पर इंशाल्लाह कंटेस्ट करूँगा। आज यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और था जी। मकसद हमारा ये था कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताने की कोशिश की है कि जी ये अभी तक जो निगरान सेटअप बना है और जिस तरीके से काम चल रहा है, हम ये समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि कोई चेंज हमें नज़र नहीं आया कि एक चीफ मिनिस्टर हटा है, वो भी इनके दौर में चीफ सेक्रेटरी रहा है और इनके पीपल्स पार्टी की क़यादत के बड़े वो ख़ास आदमी है, कैबिनेट में जी, कैबिनेट में रहे, सब कुछ रहे हैं। अब बात ये है जी कि अगर इस तरीके से ये फेयर इलेक्शन इसको कहते हैं तो हम इसको फेयर नहीं समझते। हमारा कहना ये है जी कि ये जो 10 साल से एक हुकूमत ने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें ऑपोजिशन को कहाँ से चांस मिल रहा है? इन्हीं के लगे हुए कमिश्नर बैठे हुए, इन्हीं के लगे हुए डीसी बैठे हुए, इन्हीं के रखे हुए असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इन्हीं के एजुकेशन के लोग बैठे हैं, इन्हीं के हेल्थ के बैठे, इन्हीं के इरिगेशन के बैठे। कोई एक आदमी बदली हुआ है? ना पंजाब में बदली हुआ है, ना सिंध में बदली हुआ है। तो किस तरीके से ये इलेक्शन है? कहते हैं कि जी फेयर इलेक्शन होएगा। फेयर का तो ये मतलब होता है कि फेयर प्लेइंग ग्राउंड फॉर एवरीबडी। एक मिनट में बात कर लूँ जी। एक दिन हुकूमत ख़त्म हुई है, अगले दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया। ये क्या हुआ है? पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि एक दिन हुकूमत ख़त्म हो, उसके अगले दिन ही इलेक्शन शेड्यूल हो जाए कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। भाई ये क्यों? तो उन्हीं का जब सब कुछ था तो फिर उन्हीं को फिर से बिठा दो। इस तरीके से ये नहीं चलेगा जी, और हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और ये या तो इसको इलेक्शन को आगे करे 2-3-4 महीने और इसमें चेंज करे सारे अफसर, नहीं तो इस ब्यूरोक्रेसी जो पीपल्स पार्टी ने 10 साल से यहाँ पे पाली हुई है, इस ब्यूरोक्रेसी के साथ हम ये समझते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। उस क्यों नहीं है? उस पर तो स्टार्ट मैंने उसी से ली है, उस पर भी इतराज़ है। अभी काबीना तो उसकी आई नहीं है, वो जैसा वो है वैसी काबीना आएगी। नहीं, मानने की बात नहीं है, मैं आपको इसमें खामियां बता रहा हूँ। हम जो आज यहाँ आए हुए हैं तो जी इलेक्शन लड़ने के मूड में आए हुए हैं। इन दोनों हजरात ने फॉर्म भी लिए, इन्होंने फॉर्म भी लिए, पर जो अनफेयर चीज़ें हैं वो हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो और कौन पॉइंट आउट करेगा? आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, कोई एक अफसर इधर से उधर हुआ है? एक कमिश्नर जो था उसको अपग्रेड कर दिया कि वो कमिश्नर से जाके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया चीफ मिनिस्टर का। क्या इस तरीके से हुकूमतें चलेंगी और इलेक्शंस होएंगी? तो हमें भी फिर इलेक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। आवाज़ें तो आनी शुरू हो गई हैं, कहीं आ रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, किसी को धकेलेंगे दीवार तक तो फिर क्या करेगा? बात ये है जी कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड तब मिलेगा कि जब ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज जितने हैं, जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट का और डिवीजन का कंट्रोल दिया हुआ है, जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा हम समझते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। साहब अगर नहीं हटाया जाता तो क्या हिकमत अमली होगी? वो बताएंगे आपको, फिर वो वक्त आने दें, इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। क्यों नहीं है प्लान जी? आपका रोल, हम लोग भी सियासत करते हैं, जब फील्ड में उतरे सोच के उतरे। साहब ये बताएं कि आपसे हिमायत लेंगे क्योंकि वहाँ पर जीने का जो कैंडिडेट है वो सरदार रहीम है, तो आपने फॉर्म लिया है, तो क्या यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या होगा? देखिए बात ये है जी, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो बात की बात है, पर जो अभी हमें मुश्किलात नज़र आ रही है मैं आपको वो बयान कर रहा हूँ। अगर देखें टोटल पोलिंग स्टाफ जो है, जो इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्टाफ दिया गया, किसने दिया? हुकूमत ने दिया है ना जी। उन्होंने अपनी मर्जी के सारे नाम चुन के तो इनको दे दिए इलेक्शन ड्यूटी। आप मुझे ये बताइए कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसके पास टोटल कंट्रोल उस दिन होता है या नहीं होता पोलिंग स्टेशन का? वो जिसकी मर्जी को जिसको फेवर करे। क्या गया हमने इस शहर में 1.5 लाख 2-2 लाख वोट नहीं पड़ते देखा? कैसे पड़ता था वो 2 लाख वोट? एहतसाब भी हो ना जी साथ। इतना हम सुनते हैं कि जी करप्शन हो गई, करप्शन हो गई। किधर गई करप्शन? सब करप्शन आज ख़त्म होगी क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को हटा के दूसरे को बिठा दिया।
ये होए भले इसमें 3 महीने लगे 4 महीने, हम भी इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि 2 साल इलेक्शन नहीं हो, पर 2-3-4 महीने में जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं जो अखबार में आते हैं, टीवी में आते हैं, हम लोग नहीं कहते, मीडिया खुद कहती है। रोज़ रात को आप देखें मीडिया के आके नाम ले के बताते। क्यों नहीं उनका एहतसाब होता, क्यों नहीं ये बाकी अफसरों को चेंज किया जाता? जब तक ये नहीं होगा हम समझते फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। आप बताएं वाले तो क्या कहेंगे? वो वही खदशात हैं जो बताएं इरफान भाई ने, सेम ही। जब तक सेटअप नहीं होगा, एहतसाब नहीं होगा, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, कैसे इलेक्शन फेयर होगी? आप खुद में कितनी करप्शन, कितनी चीज़ें कहाँ गए इतने अरब? हम पहले वो करप्शन के हो, उसके बाद ऑफिसर्स न्यूट्रल हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स न्यूट्रल हो, तो तब इलेक्शन फेयर होगी, हम चाहेंगे। वरना 10 साल से इनकी गवर्नमेंट रही है, 10 साल से इनके लोग वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं बैठे हुए हैं, जो SHO था वो SSP हो गया। कैसे आप समझते हो? ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जो बैन लगा रखी है, मैं नहीं समझता कि हम उसमें एक्सपेक्टेशन रखें कि फेयर इलेक्शन होगी, इसलिए खदशात हमने सामने रखें। अगर ये जो सारी आपने मसाइल बताए, जमहूरी को ही अहमियत देते हैं, लेकिन बात ये हो रही है बार बार कि जो इतनी बातें हो रही थी कि करप्शन और हम लोगों ने ही चीखते रहे 5 साल, और हम लोग चीखते रहे कि पीपल्स पार्टी चीखती रही पंजाब में कि आरोस का इलेक्शन था, और हम रोते रहे सिंध में कि यहाँ पे आरोस का इलेक्शन था, और अब भी अगर दोबारा इसी तरह का सिलसिला हुआ तो मुझे बताएं कि फिर क्या यहाँ तब्दीली आई? कोई चेंज होगा? लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं है, गटर मिला पानी, फुजरा मिला पानी लोग पी रहे हैं, तो क्या दोबारा वही लोग आकर वही पानी पिलाएंगे ना? यही होने वाला है ना। तो हम यही चाहते हैं कि एहतसाब हो, जो लोग करप्ट हैं, जिनके नैब में नाम है, अगर वही दोबारा हुकूमत में आ गए तो फिर आप और हम सब किसकी तरफ देखें? तो एहतसाब ज़रूरी है, उसके बाद साफ़ सुथरे लोग आएँ और वो फॉर्म भरें, वो इलेक्शन में जाएं, तभी अच्छे लोगों की हुकूमत आएगी और लोगों को सही तरीके से रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ वही चेहरे आपके सामने आकर असेंबलियों में बैठेंगे और फिर वही सिलसिला चलेगा और रोना पीटना होगा। हमारा यही यहाँ तो ये हाल है जी कि जो मर्डर का अक्यूज है वो अपने घर में रह, घर में जेल वालों ने उसका घर सब जेल डिक्लेयर कर लिए। कमाल है भाई, ये होम डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन होता है, होम डिपार्टमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये बाकी जेल भरे हुए कैदियों से इनको भी घरों में भेज दो ना, उनके भी सब जेल बना लें। और वो किधर गया उज़ैर बलोच? इतना बड़ा डॉन पकड़ा था, उधर से लेके आए थे, किधर गया? हवा खा गई, ज़मीन खा गई, कहाँ चला गया? क्या बोल गया वो कि जो सामने नहीं आ सकता? हाँ, अब आए ना ये चीज़ें जी। हम तो कहते हैं 100 दफ़ा लाओ। सबसे ज़्यादा करप्शन जो पॉइंट आउट की है माशाल्लाह वो मीडिया ने की है और प्रेस ने। आप सारा प्रेस उठा के देख लें, आप मीडिया के सारा रोज़ रात को देखें, नाम ले के बताते। उसके बावजूद एक दिन ख़त्म हुई हुकूमत, अगले दिन दूसरी आ गई, बोला जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब इलेक्शन होएगी। ये कैसी इलेक्शन है? मतलब है कि ये आपने अपनी मर्जी से इलेक्शन कर ली? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। डॉक्टर राकेश कुमार है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और मिनाटीज़ में ज़्यादा हमने काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम इस मरतबा इलेक्शन के फॉर्म लिए हैं और हमें ये उम्मीद है कि चेयरमैन बिलावल साहब जो रूट लेवल के कारकुनों को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म लिए हैं और एप्लीकेशन पार्टी को भी दिए हैं और पार्टी ने हमें इंटरव्यू के लिए कॉल अभी देंगे 1 या 2 दिन में। तो इंशाल्लाह हम होपफुली हैं कि हम मिडिल क्लास के मिनाटी के लोग असेंबली में पहुंचेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और पीपल्स पार्टी की ये हमेशा पॉलिसी रही है कि वो मिडिल क्लास और नीचे वाले तबकों को असेंबलियों में लेके आए। पेपर्स लिए हैं ये सूबाई और कौमी दोनों रिज़र्व सीट से
क्योंकि हमें यकीन है कि पीटीआई जो है वो सिंध में भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और सीट्स जो है हम लोग इंशाल्लाह स्वीप करेंगे पूरे सिंध से। तो ये बड़ी अच्छी एक इक़दाम है जो इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने एक स्केड्यूल जारी कर दिया और इस पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो मैं इंशाल्लाह आपको पीटीआई के कारकुनों को भी खुशखबरी देती हूँ कि ये मुल्क बदलने वाला है। जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि अब करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा और पीटीआई इक़्तिदार में आके जो है वो करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो है वो बुनियाद रखेगी। तो हम लोगों ने अभी फॉर्म ये लिए हैं और इंशाल्लाह ये जमा करवा के जो है यहाँ पे सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह ये कल परसों तक हो जाएगा और उम्मीद रखें हमेशा बेहतर की। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जुनेदा साहब एक मिनट, ये जो कुछ दिन कबल पीटीआई के जो हेड ऑफिस में हंगामा आ रही है, तो ये टिकट के इशूज़ के किस मेयार पर आपको टिकट्स पार्टी जारी कर रही है, उस पर कोई खदशात हैं, क्या मामला है? देखिए जी, ये टिकट्स जो है वो मेरिट की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली पीटीआई एक पॉपुलर जमात है पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल जो है वो होते हैं। हर कोई उम्मीदवार चाहता है कि टिकट उसको मिले और अभी ये डिसीजन पेंडिंग में है। हम लोग बेहतर से बेहतर कैंडिडेट चाहते हैं कि हमारा जो है वो कहीं भी ये शिकायत ना हो हमारे वोटर को कि हमने कोई गलत कैंडिडेट दिया है पार्टी की तरफ से। कितने लिए हैं फॉर्म मखसूस और जनरल सीटों पे? पीटीआई अभी तो जी पहला दिन है, अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी हम लोग इसका रिकॉर्ड नहीं दे सकते, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं हमारे मखसूस नशस्तों पे भी और हमारे पास तो कैंडिडेट्स की पूरी लाइन लगी हुई है। इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में आपको पता चलेगा। आखिर में जीडीए के जो कुछ लोग उन्होंने खदशात का इज़हार किया था इलेक्शन कमीशन की सेटअप पर, आप मुतमईन हैं? जी, हम लोग बिल्कुल मुतमईन हैं और हमें कोई भी डाउट्स नहीं है और हम लोग समझते हैं कि जो 2 दिन एक्सटेंड हुए हैं ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और जो है हम लोग मुतमईन हैं। हम लोग अपनी जो भी कार्रवाई है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। और पाकिस्तान बदलने जा रहा है, इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तमाम पार्टियों के रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत की। मोहम्मद अकरम खान के साथ टेक टीवी पाकिस्तान। जी, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तमाम पार्टियों के रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत की। मोहम्मद अकरम खान के साथ टेक टीवी पाकिस्तान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध मखसूस नशस्तों के लिए जो कि रिज़र्व सीट्स है नेशनल असम्बली के सिंध से और सूबाई असम्बली सिंध में ख़वातीन की और साथ ही नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में, तो फार्म इशू करने का सिलसिला आज भी जारी रहा और
काफ़ी तादाद में 300 के करीब फॉर्म आज इशू हुए हमारे दफ्तर से रिज़र्व सीट्स के लिए, जिसमें सिर्फ एक ही फॉर्म आज जमा हुआ है। तो लेट्स सी के कल देखते हैं कि कल कितने फॉर्म जमा होंगे। तो ये सिलसिला 8 तारीख़ तक जारी रहेगा। हम फार्म भी इशू करते रहेंगे और उसकी जो है ना जमा भी यहाँ होंगे जी। अच्छा सर, दीगर अजला की कोई तफसीलात हैं आपके पास अब तक, वहाँ पर कितने जमा हुए? पूरे सिंध में हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारा ऑफिस, वो दे रहे हैं। यही जो है ना पूरे सिंध में फार्म इशू हो रहे हैं और बाज़ जगहों पे जमा भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि कल से जमा होने की तादाद ज़्यादा होगी। खटक साहब, 2 शिकायतें यहाँ पर मौजूद हुई। एक ये कि एक अकाउंट खोलने के हवाले से जो आपने शर्त रखा है, उस पर एक शहरी आया जो PS 121 पे था, अब्दुल नबी बिरोई। उनका कहना था कि हमारे अकाउंट नहीं खुल रहे। जब यहाँ पे आया तो इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें क्या होता है आपका प्रोसेस? ये नए एक्ट में ये दिया गया है कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वो एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट इसके लिए खोलेगा। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को हिदायत जारी की है कि तमाम शेड्यूल्ड बैंकों को डायरेक्शन इशू की जाए कि इस सिलसिले में आसानी के साथ जो है ना बैंक अकाउंट खोले जाए। तो ऑलरेडी जो है ना शेड्यूल्ड बैंकों को डायरेक्शन इशू हो चुके हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है जिस कंस्टिट्यूंसी से या मखसूस नशस्तों के लिए, वो इसके लिए लाजमी है। अच्छा, एक और शिकायत यहाँ लेकर आया नूरुल्लाह चक्री PS 106 से महमूदाबाद से। उनका कहना था ANP की टिकट से इलेक्शन में आना चाह रहा था। उनका कहना था कि मुझे पहले कहा गया जो मैप्स में लिखा हुआ है 106 PS महमूदाबाद, लेकिन अब मुझे जब मैंने फॉर्म ले लिया है, मैंने तैयारी कर लिया, मुझे कहा गया कि 104 है। तो हल्का बंदियों के बाद नक्शों जो है मैप हैं उनमें कोई गलतियाँ हैं? नहीं, इस सिलसिले में ये है कि सीटें तो सिंध की वही है, कुछ इंटरनल चेंजेस हुए हैं। तो ये नंबर जो ताकि नॉर्थ से शुरू होंगे हमारे ये जैकबाबाद से, तो वहाँ से ये शुरू हुए हैं। सीरियल नंबरों में फ़र्क आया है कि कंस्टिट्यूंसी का नंबर जो है ना चेंज हुआ है, वो पूरे मुल्क में चेंज हुआ है। लेकिन हल्के कुछ हल्का बंदियों में जो है ना ये आबादी बढ़ी है वो ऐड हुए हैं, बाकी इतनी मेन चेंज नहीं है। सीटें हमारी वही है सिंध की, मतलब है कि जनरल सीटें सूबाई असम्बली की 130 है और कौमी असम्बली के पूरी सिंध के 61 सीटें हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, ओवरऑल पूरे सिंध में आप जो फॉर्म जारी हुए हैं वो कितने हुए हैं पूरे सिंध के? क्योंकि सिंध का हेडक्वार्टर है इलेक्शन कमीशन का, वो बता दें। तो वो तो अभी तक जो है ना इतलात आ रही है। फार्म काफ़ी तादाद में आज इंटरेस्ट लिया काफ़ी कंटेस्टिंग उम्मीदवारों ने, फार्म बाकायदा वो लेते रहे और यही फार्म का सिलसिला इशू होने का और फिर रिकलेक्ट जमा होने का ये 8 जून तक जारी रहेगा। तो 8 जून सिंध के नहीं है डेटा, 8 जून पे हम आपको फाइनल जो है ना कि कितने लोगों ने फॉर्म जमा किए इलेक्शन कंटेस्ट के लिए, वो हम आपको फिर आपके साथ शेयर करेंगे हम। अच्छा खटक साहब, PS के टोटल कराची के अंदर 44 बता रहे हैं और NA के जो है 21 बता रहे हैं। तो पोलिंग्स और बूथ का कुछ हमें बताएंगे पूरी कराची के अंदर, और वोट रजिस्टर के हवाले से खास करके पूरी कराची की? कराची देखो, आप जानते हैं कराची में 21 कौमी हल्के हैं और 44 सूबाई हल्के हैं। तो उसके लिए हर एक कंस्टिट्यूंसी के लिए पोलिंग स्कीम बनी है, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो वो इलेक्शन कमीशन ने उस पर काम किया था पहले से और वो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया गया। उन्होंने ऑनवर्ड इनकी वेरिफिकेशन की। अभी आजकल उन्होंने पब्लिकेशन की है और सेशन जज के साथ किसी के उन पे कोई एतराज़ात हो, ऑब्जेक्शन, वो मुतालिका सेशन जज जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास वो जमा हो रही है और वो उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ, वो डिक्लेरेशन जो है ना वो फॉर्म का हिस्सा है जी। आप जी, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।
मुखालिफ जमातें जो कभी इकट्ठी हो जाती हैं, कभी टूट जाती हैं, हर इलेक्शन में मुख्तलिफ ज़हन वाले आके मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हैं। तो हम कभी कभी उनको कह देते हैं कि भाई अब मैं मजाक नहीं कर सकता, चलो कोई उसका नाम नहीं रखता। इस वक्त केयरटेकर हुकूमत है। आईनी तकाजा ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस कंसेंसस से एक नाम बताएं जिसने हलफ उठा लिया है। फजलुर रहमान साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को जो कुछ करना होता है वो करेंगे। वो किसी सेक्रेटरी को अगर चेंज करना हो उनके दायरे में आता है तो कर सकते हैं, नहीं दायरे में आता तो नहीं कर सकते। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि किसी की बदनीयती है, हमारी कोई बदनीयती नहीं। सिंध को तो मुबारकबाद देनी चाहिए, सिंध को तो मुबारकबाद देनी चाहिए कि जब तीसरे 2-3 सूबे इस बात पे नहीं हो सके राज़ी, और हमने राज़ी होकर दिखाया, हमने राज़ी होकर दिखाया। अपोजिशन ने नाम लिया, हमने मान लिया। इसी तरह से कौमी असम्बली में भी ऐसा ही हुआ कि अपोजिशन ने नाम लिया और हुकूमत ने नाम कबूल कर लिया। हमने नाम कबूल करके एक एहसान काम किया है कि जिससे ये ट्रांजिशन ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल हो रही है और में एक सिंध हुकूमत को क्रेडिबिलिटी मिली, ये सारी चीज़ें कर सकती है। बाकी इल्ज़ाम लगाने वाले, अब जाहिर है जो कोई थोड़ा सा हारने वारने का खदशा होगा तो वो ऐसे इल्ज़ाम तो लगाते रहेंगे। साहब ये बताएंगे, EDA वालों ने कहा है कि जो निगरान CM है वो रहे एडवाइज़र रहे हैं पीपल्स पार्टी कैबिनेट में, तो वो निगरान जो CM है वो रहे हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एडवाइज़र रहे हैं, वो जानबदार हैं। तो इस तरह जो आरोज की इलेक्शन थी, इसी तरह सिंध में दोबारा जो है कोशिश की जा रही है कि मैंने उसका पहले ही जवाब दिया कि आईनी तकाजा पूरा हुआ। आईनी तकाजे में लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने एक कंसेंसस कैंडिडेट बताना था और अपोजिशन ने सजेस्ट किया, हमने माना और उसने हलफ उठा लिया। हलफ उठा लिया, अब वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, कौन कहता है कि जी चीफ मिनिस्टर वो चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे? हाँ थे चीफ सेक्रेटरी, हाँ इस तरह से काम करते थे, लेकिन कंसेंसस जब हो जाता है तो उस पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए। ये फरमाइए कि क्या आइन में ये भी है कि केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को फिर भी सियासी लोग नाम देंगे वज़रा के, जो केयरटेकर वज़रा काबीना वो बनाएंगे, क्या वो आज़ाद हैं जो अपनी काबीना लाने में, या आप नाम वो आज़ाद हैं काबीना लाने में? अच्छा। बाकी ये चलती रहती हैं कि जी कौन वज़ीर बन रहा है, कौन वज़ीर नहीं बन रहा है, कौन बन रहा है, कौन वज़ीर नहीं बन रहा है। अच्छा, आज़ाद है। 3 सूबों में अभी भी तातुल का शिकार है निगरान सेटअप, इसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल अनमेच्योरिटी या कुछ और क्या कहेंगे? और पॉलिटिकल सगैसिटी का तकाजा ये था कि ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर लाना एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक मरहला है। और वो कहीं कहीं सूबे में अगर वसत कल्बी नहीं दिखाई जा रही तो उनकी नाकामी है। उनकी नाकामी है कि वो किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए, और कमेटी के हवाले हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले होना, ये सारी चीज़ें उस पॉलिटिकल सिस्टम की कमज़ोरी है। ये मजबूती ये है कि वो आपस में कंसेंसस पैदा कर लें और कंसेंसस पैदा करके और अल्लाह के सामने शुरू हो जाएं, अवाम के सामने जाना शुरू हो जाएं और अवाम का वोट लेकर, एतमाद का वोट लेकर वापस असेंबली में जिसको आना है आ जाए। अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, इसी से मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं कह रहे हैं कि अभी तक जो है खदशा यही है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सवाल या निशान है अभी तक। आप सीनियर सियासतदान हैं तो क्या कहेंगे सवाल से? जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, जो आगे के लिए डर रहा है अवाम से, वो चाहता है कि इलेक्शन यूं हो, पीछे हो। हम चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन भी पोस्टपोन न हो। आईनी तकाजा भी यही है और हमें अवाम पर एतमाद है, भरोसा है। नहीं तो GDA ने भी कह दिया है कि जी पोस्टपोन हो जाए तो क्या बड़ी बात है। शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि जी एक दो महीना अगर लेट हो जाएगी तो क्या कबाहत है। ऐसे इमरान खान साहब का भी कुछ इसी तरह से जिक्र चल रहा है। ये वो लोग हैं जो शायद अपने ऊपर या आवाम पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने से
मुल्क जो है ज़्यादा पुरअतमाद बनेगा, जमहूरी इदारे और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। अब शिकस्त और फतह ये नसीब की बात है। अगर पोस्टपोन हो गई तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? आईनी तौर पर तो पोस्टपोन हो ही नहीं सकती, आईनी तौर पर पोस्टपोन हो नहीं सकती। गैर आईनी अमल का हम ज़ाहिर है मुकाबला करेंगे। बुढ़ो साहब, मिर्ज़ा फैमिली ने बड़े इल्ज़ामात आपकी हुकूमत पर लगाए, ख़ासतौर पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नाकाम हो चुके हैं आप लोग, 10 सालों में कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे? यही आपके साथ भी तो थे, बेड़ी हुई थी। बाबा देखो, बात सुनो, मिर्ज़ा फैमिली ने कब इल्ज़ाम नहीं लगाया? और मिर्ज़ा फैमिली इल्ज़ाम लगाकर अपने ऊपर पर्दापोशी कैसे कर सकती है? उन्हीं के दौर में अमन अमान की वो सूरत-हाल ख़राब हुई कि यहाँ ऑपरेशन करानी पड़ी, फौजी ऑपरेशन। उन्हीं के दौर में इतना कुछ हुआ कि पता नहीं कितनी बातें चली। रही बात कि मिर्ज़ा फैमिली भी अब किसी का सहारा ढूंढी, खुद से अपने तौर पर तो वो इतना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रख रही थी, अब किसी और का सहारा ढूंढा। किसी अलायंस में शामिल होकर उसकी हिमायत लेकर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सर। पूछे क्या करना है भैया?